अरे दामाद जी, आप और ये दो बैग किसके हैं? दामाद जी, ये क्या तरीका है? और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और इतनी बड़ी-बड़ी लाल आंखों से आप मेरी बेटी को घूर क्यों रहे हैं? और ये दो सूटकेस किसके हैं जो आप इन्हें इस तरीके से यहाँ लाकर फेंक रहे हैं? मम्मी जी, ये दोनों सूटकेस आपकी बेटी के हैं। मेरी बेटी का सूटकेस है तो आप इन्हें इस तरीके से यहाँ लाकर क्यों फेंक रहे हैं? मम्मी जी, यही तरीका सही है आपकी बेटी के लिए। और आज तो मैंने कपड़ों से भरा बैग लाकर यहाँ फेंका है। और यदि आपकी बेटी की हरकत ऐसी रही ना, तो एक दिन इसे मारते हुए यहाँ ले आऊंगा और यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बस कीजिए दामाद जी, बहुत बोल लिया आपने। जबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मेरी बेटी है वो, कोई आपके घर की नौकरानी नहीं है। जो आपके मन में जैसा आएगा आप मेरी बेटी के साथ वैसा सलूक करेंगे। दामाद जी, अभी हम जिंदा हैं और हमारे जीते जी कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। और सच कहूं दामाद जी, अगर आपकी जगह अभी कोई और होता और मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करता ना, तो भगवान की कसम उसकी जबान खींच लेती मैं। आप हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अरे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है मैंने उसे। समझ में आई बात? हाँ मम्मी जी, आज तक तो नहीं समझा था मैं, लेकिन आज आपकी बात सुनकर और आपकी हेकड़ी देखकर भी मैं समझ गया हूँ। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कहा दामाद जी आपने। हमने अपनी बेटी को बेचा नहीं है। जो मन में आए वैसा व्यवहार करेंगे हमारी बेटी के साथ। हाँ हाँ मम्मी जी, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। और सुमन, तुम कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे घर के दरवाजे पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें मायके आने का नशा सा चढ़ा रहता है ना, बस रात बिताने के लिए तुम अपने ससुराल में जाती हो। पास में मायका है तो इसका तुम भरपूर फायदा उठा रही हो। जब जी में आता है मुंह उठाकर चली आती हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। दामाद जी, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ मम्मी जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ कर और सच बोल रहा हूँ। अरे आपकी बेटी को घर गृहस्थी की तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है, किसी के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। जब इसे मेरी घर गृहस्थी और मेरे परिवार वालों के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद ये यही रहेगी और मेरे परिवार से, मेरे घर वालों से इसका कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। सुन लो सुमन, बहुत जल्दी मैं तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। सुजल, सुजल बेटा रुको तो। सुनो बेटा, इन दोनों की बात छोड़ो, एक बार मेरी बात तो सुन लो। बताओ तो सही बेटा कि आखिर बात क्या हो गई है। देखिए पापा जी, मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ, लेकिन आज जो सुमन ने किया वो सब मेरे बर्दाश्त के बाहर की बात है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि सुमन आज के बाद से अपने मायके में ही रहेगी। इससे मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन बेटा आखिर बात क्या है, ये तो बताओ, क्या किया है सुमन ने? देखिए पापा जी, आपको तो पता ही है ना कि मेरा घर और सुमन का मायका सिर्फ 20 कदम दूरी पर है। और आज हमारी शादी को पूरे 2 साल होने को आए, लेकिन सुमन कभी भी पूरे दिन ससुराल में नहीं रहती। जब मैं रोज सुबह ऑफिस चला जाता हूँ तो मेरे ऑफिस जाने के बाद सुमन तुरंत ही मेरी माँ को अकेला छोड़कर अपने मायके आ जाती है। सुमन ने कभी भी मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा है पापा जी। मेरी माँ सुमन से कभी कुछ नहीं कहती, यही सोचकर कि चलो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद उसे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सुधरने और जिम्मेदारी आने की बात तो दूर, धीरे धीरे ये तो बहुत लापरवाह हो रही है, निर्दयी हो रही है। इसे मेरी माँ के सुख दुख से जैसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अरे बच्ची है, अकल नहीं है उसको। हाँ हाँ मम्मी जी, यही तो बोल रहा हूँ कि आपकी बच्ची तो जैसे बड़े होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम चुप रहो, दामाद जी से मैं बात कर रहा हूँ ना। सच कह रहा हूँ पापा जी, आपकी बच्ची कभी बड़े होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक आध बार मेरी माँ ने सुमन को मना भी किया था कि बेटा रोज रोज मायके जाना अच्छी बात नहीं है। तब आपकी बेटी ने मेरी माँ से इतनी लड़ाइयाँ की और मेरी माँ से कहने लगी कि मेरा मायका कोई गरीब खाना नहीं है, पैसे वाले हैं, मुझे खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं। मेरी मम्मी को नहीं अखरता तो फिर आपको क्यों अखरता है? और जब इस बात के लिए मैंने सुमन को डांटना भी चाहा तो मेरी माँ ने मना कर दिया, ये बोलकर कि जाने दे बेटा, वो बच्ची है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, जाने दो। लेकिन आज मैंने सुमन को साफ साफ मना किया था कि आज तुम मायके नहीं जाओगी, क्योंकि आज मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें इतना तेज बुखार है कि वो 1 गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पी पा रही है। बस इतना बोलकर मैं ऑफिस चला गया था, लेकिन जब मैं ऑफिस से आया तो देखा कि मेरी माँ तो बाथरूम के बाहर गिरी पड़ी है। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, माँ का ट्रीटमेंट करवाया, तब माँ ने बताया कि उन्हें चक्कर आ गया था। तो आप बताइए पापा जी, क्या ऐसी हालत में बहुएं सास की सेवा नहीं करती? अब आप ही बताइए ना पापा जी, क्या मैं अपनी माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ दूं? सुजल की बात सुनकर सुमन के पापा चुप रह जाते हैं, क्योंकि सुजल की एक एक बात सही थी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। असल में सुजल की तरह सुमन के पिता विनोद जी अपनी बेटी और पत्नी से बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी और पत्नी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। विनोद जी की ना ही उनकी बेटी सुमन सुनती थी और ना ही उनकी पत्नी देविका सुनती थी।
सुजल अपने दिल की भड़ास निकालकर वहां से चला गया। इधर देवकी जी अपने दामाद के व्यवहार से दुखी होकर अपनी बेटी से बातें कर रही थी और उनकी बेटी सुमन अपनी माँ से रो रो कर अपना दुखड़ा बता रही थी। मैं सब जानती हूँ माँ, अरे सुजल ने ये जो कुछ भी तमाशा किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के कहने पर किया है। सुजल की माँ जानबूझकर तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। अरे उनकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई है। सच कहूँ माँ, सुजल की माँ का तो काम ही है मेरे और सुजल के बीच में लड़ाइयाँ लगवाना। सुजल की माँ तो हम दोनों को अच्छे से हंसते बोलते ही नहीं देख सकती, वो जलती है मुझसे, इसलिए जानबूझकर इन्हें उल्टा सीधा बताती है माँ और हमारी लड़ाइयाँ करवाती है। हाँ बेटी, मैं ऐसे पैतरे बहुत अच्छे से समझती हूँ, तू घबरा मत। सुजल तो ऐसे ही तुझे डरा धमका कर गया है। अरे वो कोई तलाक वलाक नहीं देने वाला है, तू अब चुपचाप यहाँ बैठ और देखना 1 महीने यही रहकर, उसके बाद उसकी अकल को खुद ठिकाने आ जाएंगे। अरे मेरी फूल सी बच्ची, तू रो रो कर अपनी ब्यूटी खराब मत कर। और सच कहूँ, तू रोते हुए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनवाती हूँ, तू यहीं रहेगी, अपने माँ के पास रहेगी, ठीक है ना? अब रोना धोना बंद कर दे। बस इतना कहकर देविका जी वहाँ से सीधे किचन में चली जाती हैं, जहाँ उनकी बहू पहले से खाना बना रही थी। अरे बहू, क्या बना रही हो? जी माँ जी, दाल चावल बना रही हूँ। अरे बहू, ये सब मत पका, मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल है, उसके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। क्या क्या हुआ दीदी के साथ? दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा उनके ऊपर? अरे अनीता, शायद तुम्हें नहीं मालूम बहू, अभी अभी दामाद जी आए थे और बेचारी को तलाक की धमकी देकर गए हैं। क्या क्या मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बहू, मैं सच कह रही हूँ, तू कुछ अच्छा बना, ये दाल चावल उबला खाना मत खिला मेरी बेटी को, वैसे उसका मन बहुत उदास है। देखो बहू, जितना अच्छे से अच्छा खाना बना सकती हूँ ना, उतना अच्छा खाना मैं बनाऊँ मेरी बेटी के लिए। ज्यादा है तो मलाई कोफ्ता बना लो, पनीर बना लो, और जो भी कुछ अच्छा पकवान आता है सब बना लो, और मीठे मीठे में तो जरूर कुछ ना कुछ बना लेना। हो सकता है मेरी बेटी कुछ अच्छा अच्छा पकवान खाएगी तो उसका मन खिल उठेगा। लेकिन मम्मी जी, आपको तो मालूम ही है ना, सुबह से मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, नसें एकदम तन सी गई है, हाथ पैर में सूजन के मारे फूल गए हैं। वैसे भी मम्मी जी, आज से मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है, इतना काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, वो भी इतनी भयंकर गर्मी में। थोड़ा भी काम करती हूँ तो मैं हाँफने लगती हूँ मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ बता रही हूँ और यहाँ तुम तो अपना अलग से ही रोना लेकर बैठ गई हो। अनीता बहू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बेचारी के ऊपर क्या बीत रही है? तुम्हें तो उसे खुश रखना चाहिए और तुम खाना बनाने से ही मना कर रही हो। अरे अपनी बेचारी ननद के लिए थोड़ा सा हाथ पैर चला ही लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अब बहानेबाजी बंद करो बहू, और कुछ मीठा तो ध्यान से बना लेना, ठीक है ना? और वैसे भी मैं देख रही हूँ बहू, जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो ना, तुम बहुत ज्यादा नाटक करने लगी हो। देखिए मम्मी जी, दीदी तो हर रोज यहाँ आती है ना, और उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो आज मैं सबके लिए दाल चावल बना रही हूँ। बड़ी मुश्किल से भी ये दाल चावल बनाने की मैं हिम्मत कर पाई हूँ मम्मी जी, सच में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, अब तू भी तबीयत का रोना लेकर बैठ गई। उधर दामाद जी अपनी माँ की तबीयत का रोना लेकर बैठ गए और इधर तू बैठ गई, सबकी तबीयत ही खराब हो गई है। देखो बहू, मेरी बेटी का बहुत दिमाग खराब है, बेचारी बहुत दुखी है, दुखों का पहाड़ टूट गया है उसके ऊपर, इसलिए मैंने जो जो बोला है ना, चुपचाप तुम वो सब बना दो और मीठा ध्यान से बना लेना, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली हूँ। अपनी सास का गुस्सा देखकर बेचारी अनीता अपनी सास से कुछ न बोल पाई। और सुनो बहू, आज तुम और विशाल बाहर हॉल में ही सो जाना, क्योंकि मेरी बेटी को एसी में सोने की आदत है और उसके कमरे का एसी खराब हो गया है। वैसे ही तो उसके पहले से बहुत दिमाग खराब है, और आज वो बिना एसी के अपने कमरे में सोएगी तो बेचारी को रात भर नींद नहीं आएगी, ठीक है ना? बता देना तुम विशाल से, तुम दोनों हॉल में ही सो जाना। भाभी हो, इतना तो अपनी ननद के लिए कर ही सकती हो ना। बेचारी अनीता को अपनी सासू माँ की बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह हॉल में नहीं सोना चाहती थी, खाने तक तो सब कुछ ठीक था, वह जैसे तैसे मैनेज कर लेती, पर कमरा भी खाली कर देना, यह बात अनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन सास के आगे उसकी एक न चलती थी, इसलिए उसने चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझी। उधर देविका जी का बेटा विशाल चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, और उसने ये भी देखा कि कैसे उसके जीजा जी कितने गुस्से में घर आए और उसकी बहन का सूटकेस पटक कर गए हैं। विशाल चुपचाप बैठे बैठे कब से माँ बेटी का तमाशा देख रहा था। विशाल ने देखा कि उसकी माँ उसकी बहन को किस तरह से समझा रही है। बेटा सुमन, तू चुप हो जा, उन लोगों ने जो जो ड्रामा किया है ना, अब मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगी, तू चुप हो जा मेरी बेटी। कल शाम को ना हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे, कल हम लोग मॉल चलेंगे बेटा, वहाँ जो भी तुम्हारा मन करे सारी शॉपिंग कर लेना, जो जो तुम्हें पसंद हो सब कुछ खरीद लेना, और हाँ, हम लोग वहाँ फेमस पानी पूरी भी खा लेंगे, ठीक है?
और उसके बाद शाम को तुम अपनी सहेली के घर चली जाना। अब खुश है ना मेरी बेटी? माँ बेटी की ये सारी नौटंकी देखकर विशाल को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और विशाल सीधे अपनी माँ के पास जाता है। विशाल बहुत देर से अपनी माँ और बहन की बातें सुन रहा था। विशाल की माँ अपनी समधन को बहुत बुरा बुरा कह रही थी। विशाल की माँ अपने दामाद यानी सुजल के बारे में भी बहुत अपशब्द बोल रही थी। विशाल हाल में जाने के बाद गुस्से से आवाज लगाकर अपनी पत्नी अनीता को बुलाता है। अनीता, अनीता। क्या हुआ जी? क्यों आवाज लगा रहे हो आप मुझे? सुनो अनीता, आज के बाद से तुम घर में सिर्फ मम्मी पापा तुम्हारे और मेरे लिए खाना बनाओगी। इसके अलावा एक रोटी ज्यादा भी नहीं बननी चाहिए। और तुम खाना इतना बनाओगी कि जिसमें हम 4 लोगों का पेट भर सके। किसी 5वें के लिए एक अनाज भी नहीं बचना चाहिए। सिर्फ तुम इस घर में 4 लोगों का खाना बनाओगी, किसी 5वें के लिए कुछ नहीं करोगी। अरे तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं हो जो पूरे टाइम बस किसी के ऑर्डर पर चलती रहोगी। बेटे का बदला हुआ रूप देखकर तो देविका जी जैसे हैरान रह जाती है और फिर गुस्से से अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, सुजल कोई कम था क्या जो अब तू भी शुरू हो गया? अरे अपने जीजाजी को देख, अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती तक नहीं समझता। यहाँ सबके सामने उसको जलील और अपमान करके गया है वो, और एक तू है जो जोरू का गुलाम बन रहा है। अभी तुम्हारी शादी को साल भर भी नहीं हुए और तुम अपनी पत्नी क्या पल्लू पकड़ कर बैठ गए हो? अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? 4 नहीं, हम 5 लोगों का खाना बनेगा इस घर में। क्या तुम्हें तुम्हारी बहन सुमन दिखाई नहीं दे रही है क्या? माँ, सुमन की शादी हो गई है, वो अपने घर में रह सकती है। रोज रोज यहाँ पर यदि रहना है आकर तो अपना काम खुद ही करे, अपना खाना खुद ही बनाए, अपना बर्तन भी खुद धोए और अपने कपड़े भी खुद धोए। और यदि उसका मन तरह तरह के पकवान खाने का करता है ना, तो अपने लिए तरह तरह का पकवान खुद बनाकर खाए। और सुनो माँ, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना मेरी बातों से, तो आप खुद ही अपना और अपनी बेटी का खाना बना लीजिए। सुन लिया ना आप लोगों ने? देखिए माँ, आप अपना और सुमन का खाना बना लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, आज के बाद आप मेरी पत्नी से सुमन की तुलना मत करना। भैया, ये क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे ना। और भैया, भाभी के होते हुए यदि माँ खाना बनाएगी तो क्या फायदा बहू होने का? अच्छा सुमन, आज तुझे भाभी के टाइम पर बहू का फर्ज बड़ा अच्छे से याद आ रहा है और खुद के टाइम पर बहू का फर्ज भूल जाती है। मेरी पत्नी यहाँ पर सास और ननद की सेवा करे क्योंकि उसकी सास तुम्हारी माँ है। अरे तुमने कितनी सेवा की है अपनी सास की? अरे सेवा तो छोड़ो, अपनी बीमार सास को छोड़कर यहाँ पर चली आई तुम, और यहाँ आकर माँ के साथ चुगली करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और तुम मुझे बहू का फर्ज सिखाने आई हो? विशाल, ये क्या तरीका है अपनी शादीशुदा बहन से बात करने की? माँ, सुमन इसी के लायक है, इज्जत उसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक रहता है। और माँ, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे क्या हो गया है आपको? आपका लाड़ प्यार किसी दिन सुमन का घर बर्बाद कर देगा। आज तो जीजा जी इसके कपड़े फेंक कर गए हैं, कल को अगर तलाक के पेपर इसके मुंह पर फेंक कर चले जाएंगे तब क्या करेंगी आप? कुछ नहीं कर पाएंगी माँ, आप कुछ नहीं कर पाएंगी, बस देखते रहेंगी, वो भी अपनी बेटी की जिंदगी अपने सामने से बर्बाद होते हुए। आप अपनी बेटी का घर अपने सामने से बर्बाद कर रही हैं माँ। अरे पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने की बजाय आप उसे और बढ़ा रही हैं। अरे बेटा, तू क्या बताएगा मुझे? मैं सब समझती हूँ। अरे तुझे तेरी बहन का इस घर में रहना बहुत खल रहा है ना, और यह दिखावे की हमदर्दी तुम किसी और के जाकर दिखाना मुझे नहीं, मैं सब समझती हूँ। और वैसे भी मैं सब जानती हूँ। अरे पत्नी आने के बाद ना बेटा बदल ही जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। चुप करिए माँ, चुप करिए, बहुत हो चुका आपका नाटक। चुप हो जाइए माँ, बहुत हो गया आपका नाटक। आप लोग घर बसाना नहीं बल्कि घर तबाह करना जानते हैं। अरे पास में मायका होने का यह मतलब नहीं है कि जब जीच में आए तब मुंह उठाकर अपने मायके चले आओ। ये कोई तरीका है क्या? अरे महीने 2 महीने में 1-2 बार आ जाओ, और आओ भी तो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सहज कराओ। ये नहीं कि बूढ़ी बीमार सास को अकेला घर पर छोड़कर अगर अचानक उन्हें कुछ हो गया होता या भगवान न करे वो मर ही गई होती, तब तो दुनिया आप दोनों को थूकती ना माँ। क्या सोचती, क्या कहती आपकी बेटी के बारे में? अरे माँ, एक बार सुमन की सास का दुख आप अपने ऊपर लेकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सच में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे जो काम आज आपकी बेटी कर रही है वही काम कल को यदि आपकी बहू करेगी तो बताइए क्या बीतेगी आपके ऊपर। तब तो मैं अच्छे से जानता हूँ, भगवान ना करे आपकी बहू आपके साथ ऐसा सलूक करे ना, तब तो आप अपनी बहू को 1000 गालियां देंगे, उसकी बुराइयां करते फिरेंगे, अड़ोस पड़ोस में ढिंडोरा पीट देंगी, यहाँ तक उसके माँ बाप को भी नहीं बख्शेंगी आप। माँ, मैंने हमेशा देखा है, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन गलती से अनीता से कोई गलती हो जाए या कोई चीज उल्टा सीधा बन जाए तो आप उसे इतनी गालियां देती है कि उसके माँ बाप तक पहुंच जाती हैं आप। क्यों माँ, कहो ना, आज अपनी बेटी के लिए एक शब्द, एक गाली आपके मुंह से नहीं निकल रही है।
बोलिए, क्या आप अपने संस्कारों पर उंगली नहीं उठाएंगी? आज मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि वह खाना नहीं बनाएगी तो आपको कितना बुरा लग रहा है। और मैं पूछता हूँ, वह क्यों बनाएगी खाना? वह कोई नौकर नहीं है। अनीता भी सुमन की तरह किसी की बेटी है। उसके भी माँ बाप ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके बाद उसकी शादी की है। विशाल, बस कर, बहुत ही बढ़ गई है तेरी हिम्मत। अरे सुनिए जी, कहाँ हैं आप? देख रहे हैं अपने लाडले को? कितनी बातें कर रहा है ये अपनी माँ के सामने। बोलिए ना, कुछ बोलिए अपने लाडले को। बस कब से आप उसकी सुनते जा रहे हैं। हमेशा से देखा है मैंने, यदि घर में कोई बात हो जाए ना तो आप बाप बेटे एक साइड हो जाते हैं और हम दोनों माँ बेटी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे आज दामाद जी की इतनी खरी खोटी बातें सुनी मैंने, और उसके बाद यह विशाल, अरे इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। विशाल बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू, बहू। जी पापा जी। बहू, आज के बाद इस घर में सिर्फ 3 लोगों का खाना बनेगा, वो भी मेरा, तुम्हारा और विशाल का। आज के बाद से तुम अपनी सास का भी खाना नहीं बनाओगी, या माँ बेटी खुद अपना खाना बनाकर खाएंगे। दूसरे के लिए ना सही, लेकिन अपने पेट के लिए तो ये लोग कर ही सकते हैं ना कुछ। और सुनो बहू, खबरदार, आज के बाद तुम ये दोनों माँ बेटी के कोई भी काम नहीं करोगी, और ना ही किसी भी काम में इन लोगों की मदद करने की कोशिश करोगी। तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, ऐसे में तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन लोगों से तो मैं मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। ये दोनों माँ बेटी उल्टा तुमसे ही मदद ले लेंगी, लेकिन तुम्हारी मदद कभी नहीं करेंगी। इसलिए बेटा, अपना ध्यान रखना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। खुद तो यहाँ फरमाइश पे फरमाइश करते रहती है, और अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी बुलाकर यहाँ अपनी बेटी की भी फरमाइश पूरी करवाती है बहू से। अरे 56 भोग बनाती है इनके लिए बहू। अरे कभी कभार बेटी अपने मायके आने से चूक जाए तो माँ तुरंत इसे फोन करके बुला लेती है, वो भी ये कहते हुए कि बेटी कभी तुम्हारे लिए पाव भाजी बनवाया है तो कभी डोसा बनवाया है। अरे यह क्या रोज रोज का तमाशा लगा कर रखा है इन माँ बेटी ने। एक काम क्यों नहीं करती हो देविका, घर में ही होटल खोल कर रख लो। अरे मैं पूछता हूँ, क्या दामाद जी तेरी बेटी को भूखा मार रहे हैं जो रोज रोज अपने घर में खाना पर न्योता देती रहती हो? अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। अरे बहू, तुम ऐसे स्वार्थी लोगों की मदद करोगी ही क्यों? ये लो, अब इनके भी पर निकल आए हैं। अरे बेटा, दामाद कोई कम था क्या? जो आप शुरू हो गए, बुढ़ापे में भी जवानी आ गई है आपको, ज्यादा जोश में आ गए हो आप। कल तक मेरे सामने जुबान नहीं खुलती थी, कभी चू चपाट नहीं करते थे, और आज क्या? बोलो। यही कि आज बहुत लेक्चर ही झाड़ रहे हैं आप। अरे प्रोफेसर होंगे अपने कॉलेज के, पर घर में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। अभी तो तुमने मेरा जोश और मेरी दादागिरी देखी ही कहाँ है। अगर मैं अपने पर आ गया ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे दामाद जी की तरह तुम्हें भी कपड़ों के साथ घर से बाहर निकालने में। अभी मैं सही सलामत हूँ और इस घर का मालिक हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकता हूँ, इसीलिए मुझे ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे बेटी की जरूरत मेरे दामाद जी को नहीं है, वैसे ही अब मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकालने में। अच्छा, तुम मुझे घर से निकालोगे? अरे तुम मुझे मेरे अपने घर से निकालोगे? जरा मैं भी तो देखती हूँ तुम मुझे कैसे घर से निकालते हो। सुमन, चलो बेटा अपने कमरे में चलो। अरे इन लोगों के मुंह नहीं लगना है हमें। अच्छा, तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ चैलेंज। जा, जो कर सकते हो कर लो, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा घर है, इस घर में मेरा अधिकार है। शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि अभी भी ये घर मेरे नाम पर है। इस घर को मैंने तुम्हारे नाम पर नहीं किया है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, बस इतना बता ही देती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। चल सुमन, चल बेटा अपने कमरे में चल। अरे ये लोग तो हमारी खुशियों के दुश्मन बन बैठे हैं। विनोद जी की बात सुनकर दोनों माँ बेटी क्रोधित होकर सीधे अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर विनोद जी एक साइड में जाकर अपने साले को फोन लगाते हैं। अपने साले को फोन लगाने के बाद विनोद जी गुस्से से बाहर चले जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद जब विनोद जी के साले साहब विनोद जी के घर आते हैं तो घर से ही वो विनोद जी को फोन लगाते हैं। प्रणाम मामा जी। खुश रहो बेटा। अरे जीजा जी कहाँ गए? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है कि उन्होंने तुरंत आने के लिए कहा है मुझे? अच्छा, पापा ने कहा है आपको? बैठिए ना मामा जी, मैं अभी पापा को बुला ले आता हूँ। भैया, इस वक्त आप यहाँ? घर में सब खैरियत तो है ना? अम्मा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहना, घर में तो सब ठीक है, लेकिन जीजा जी ने फोन किया था और वह मुझे तुरंत आने के लिए बोल रहे थे, इसीलिए आया हूँ मैं। मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही थी कि ना जाने क्या हुआ होगा घर में जो जीजा जी इस तरह आने के लिए कह रहे हैं मुझे। साले साहब आ गए आप? हाँ जीजा जी, क्या बात हो गई? इस तरह फोन करके आने के लिए क्यों कहा आपने? वो भी इतने रात में, रात के 10 बजने को आए। माफ कीजिए साले साहब, इतनी रात को आपको कष्ट दिया मैंने, पर क्या करूं, बहुत मजबूर हो गया था। अब सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। बेटा विशाल, अपनी माँ से कह दो कि अपना सूटकेस और बैग जल्दी से भरकर यहाँ आ जाए। क्यों क्यों जीजा जी?
दरअसल बात यह है साले साहब कि अब आप अपनी बहन को ले जा सकते हैं। जीजा जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या जीजी से कोई गलती हो गई? अरे क्या कह रहे हैं आप? बुढ़ापे में क्या आपका दिमाग से क्या गया है? घर में जवान बेटा बहू है और आप अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। इस उम्र में लगता है आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। आज मेरे बेटे ने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। अरे मैं चुप रहता था इसीलिए तुम ज्यादा सिर पर चढ़ गई थी, लेकिन अब तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती इस घर में। तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से जा सकती हो। जिंदगी में पहली बार विनोद जी ने गुस्से में अपनी पत्नी से बात की थी। एक तरफ बेटा आग का गोला बना पड़ा था और दूसरी ओर पति अंगारों की तरह दहक रहा था। आज अपने पति और बेटे को इस तरह से गुस्से में देखकर देवयानी जी तो दंग रह जाती है, क्योंकि अब तक तो वो दोनों उनकी मुट्ठी में थे, उनके हिसाब से चलते थे। लेकिन आज दोनों बाप बेटे उनके खिलाफ खड़े थे। अब तो देवयानी जी की औकात एक कौड़ी की भी नहीं रह गई थी। जब वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी तो भला बेटी को कैसे इस घर में रख पाती वो। इसलिए देवयानी जी ने सोचा कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेज दे, इसी में उसकी बेटी की भलाई है। देरी किस बात की है साले साहब? लेकर जाओ अपनी भांजी और अपनी बहन को। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी, लेकिन इस तरह इस उम्र में मैं मायके जाकर नहीं बैठ सकती। अरे लोग दुनिया तो मुझ पर थू-थू करेंगे। बेटा, अब तुम्हारे भैया और पापा को समझा पाना मेरे बस की बाहर की बात हो गई है। देख रही है ना बेटा, ये तीनों मेरे खिलाफ हो गए हैं और मुझे भी तुम्हारी तरह इस घर से निकालना चाहते हैं तुम्हारे पापा। अगर सच में इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे पापा का गुस्सा देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अब इस घर में रहने के लिए कहेंगे। इसलिए बेटा तू चली जा, इसी में तेरी भलाई है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बेटा, तू सुन मेरी बात। तू दामाद जी को फोन लगा और उन्हें आश्वासन दे कि तू महीने में एक आध बार ही अपने मायके आएगी। तेरी गृहस्थी नहीं बस पाएगी सो नहीं बस पाएगी, इधर तेरी माँ की भी गृहस्थी उजड़ जाएगी। अगर ये बदनामी मेरे मायके तक पहुँच गई ना बेटा, तो तेरी माँ कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बेटा भलाई इसी में है, तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। अरे हम फोन पर बात करते रहेंगे ना, तो चिंता मत कर। जा बेटा जा, एक बार दामाद जी को फोन कर ले और अपनी गलती के लिए माफी मांग ले। रुक जा, मैं अभी दामाद जी को फोन लगाती हूँ। माँ, जीजा जी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जीजा जी तो बाहर ही खड़े हैं। क्या? दामाद जी बाहर खड़े हैं? अरे जाओ बेटा जाओ, दामाद जी को अंदर बुला कर ले आओ। ऐसे कैसे दामाद जी बाहर खड़े हैं? अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े थे? आइए बैठिए ना, बैठिए। मैं अभी सुमन का सारा सामान पैक कर देती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फोन करके सुमन को बार-बार उसके मायके आने के लिए नहीं कहूँगी। और सुनो बेटा सुमन, तुम रोज-रोज मायके आने की जिद मत करना, वरना रोज-रोज मिलने के चक्कर में ना हम दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। और बुढ़ापे में मैं दर-दर की ठोकर नहीं खाना चाहती हूँ। खुद बनाकर खाओ, ये तो इस उम्र में मुझसे ना होगा बेटा। और वैसे भी यहाँ गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपनी बीमार सास को छोड़कर यहाँ नहीं आना था। तुम जाओ जल्दी और जाकर अपनी सास से माफी मांगो और उनकी खूब सेवा करो। सुमन, अगर तुम्हें सारी शर्त मंजूर हो तभी तुम मेरे साथ चलना, वरना यहीं पड़ी रहो अपने मायके में। सोच लो बेटा, तुम्हें तुम्हारे मामा के साथ जाना है या फिर सुजल के साथ जाना है? नहीं पापा, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। सारी मेरी ही तो गलती है, मुझे माँ जी को इस तरह से छोड़कर यहाँ नहीं आना था। सुजल जी मुझे माफ कर दीजिए, सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे माँ जी को इस तरह से छोड़कर यहाँ नहीं आना था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे जो काम को करने से मना करोगे वह काम मैं कभी नहीं करूँगी। मेरा भाई भी अपनी जगह सही है, पापा भी अपनी जगह सही है, लेकिन गलती मेरी ही है। मैं ही गलत थी और मेरी वजह से आज पूरा परिवार बिखर रहा था। सुमन अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हो जाती है और वो अपने कमरे में जाती है, अपने दोनों बैग उठाती है और चुपचाप अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। चलो बहना, जल्दी बैग लेकर आओ। अरे नहीं भैया, हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं ना, हम उसे आपस में सुलझा लेंगे। मैं मायके नहीं जाने वाली हूँ। सुनिए जी, मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही सुमन को सिर पर चढ़ा कर रखा था। काश मैंने उसे कभी सही सीख दी होती तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।